हाय फ्रेंड, आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रीडम में आपका स्वागत है। और आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। और हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को कृपया करके लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो हम आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो 1325 में शासक बनता है अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हो जाती है, क्योंकि वो बंगाल विजय अभियान के बाद वापस लौट रहा होता है। जब वो वापस आता है तो दिल्ली के समीप अफगानपुर नामक गांव होता है, वहाँ पर इसके पुत्र जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया एक लकड़ी का महल होता है। तो वो महल ढह जाता है, जिससे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो हम आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां था। इसकी उपाधि उलूग खां की थी। इसकी जो उपाधि थी वो उलूग खां की थी और बचपन का नाम जौना खां था। यह जब शासक बना था तो बताया जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा विद्वान शासक था। मतलब सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, विद्वान था। और ये भी बताया जाता है यह दर्शन शास्त्री भी था, खगोल शास्त्री भी था। इन सब चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा निपुण था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल के समय में सबसे बड़ा अगर साम्राज्य किसी का था तो किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे, मतलब 23 स्टेट, 23 प्रांत थे। इसका जो साम्राज्य था बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो इसके साम्राज्य बड़ा होने की वजह से बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए थे, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे विद्रोहों के बारे में। बताया जाता है कुल 34 विद्रोह हुए थे, जिनमें 27 विद्रोह जो थे वो दक्षिण भारत में विद्रोह हुए थे। तो आगे की बात करते हैं। इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर और जिन प्रभा सूरी निवास करते थे। इसके समय में सन 1333 में प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत जब आया था तब तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी बोला जाए तो जज, दिल्ली का जज नियुक्त किया था। और इसे अपना राजदूत बनाकर बाद में चीन भेजा था। कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। तो बताया जाता है इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में बताया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक शासक था वो बहुत ही बड़ा सहिष्णु था, बहुत ही उदारवादी शासक था। कट्टर उदारवादी कहा जा सकता है, कट्टर उदारवादी शासक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब ये इब्न बतूता भारत आया था तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी जिसका नाम रेहला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। तो आप बताएंगे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब ये भारत आया था तो इसकी एक फेमस इसने बुक लिखी थी, इसका नाम है रेहला। ठीक है, और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बना करके चीन भेज दिया। इब्न बतूता 1347 में भारत से वापस चला गया अपने स्वदेश, मतलब कहाँ? मोरक्को चला गया। 1347 में चला जाता है इब्न बतूता भारत। अब हम आगे की बात करते हैं। यह पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के त्यौहार में भाग लिया था। पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली और दशहरा में पहली बार भाग लिया था। हिंदुओं के त्यौहार होली दशहरा में इसने पहली बार भाग लिया था। इसके समय में 2 नए राज्यों का स्वतंत्र हो गए थे, जिसमें बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य जो स्वतंत्र हुए थे तो विजयनगर राज्य को 2 भाइयों ने स्वतंत्र किया था, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। दोनों ने मिलकर के जो वर्तमान
कर्नाटका क्षेत्र में पड़ते हैं, विजयनगर क्षेत्र, तो वहाँ पर ये स्वतंत्र हुआ था। और बहमनी राज्य जो था ये भी दो भाइयों ने स्वतंत्र किया था, हसन और गंगू नाम के दो भाइयों ने, ठीक है। तो बहमनी राज्य दक्षिण भारत में भी पड़ता है और विजयनगर भी दक्षिण भारत पर, दोनों नए राज्यों का उदय हुआ जो पहले इसी के अधीन कार्य थे, मतलब शासन में इसी के अंतर्गत आते थे। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उदारवादी था, लेकिन इसकी उदारवादी नीति की वजह से ही कुछ नए राज्यों का उदय होता है। दूसरी बात, इसे मूर्ख बादशाह भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, साथ साथ में इसकी सनक भरे कार्यों कारण इसे मूर्ख बादशाह कहा जाता है। हम आगे अभी बताएंगे। तो इसके समय में कुल 34 विद्रोह हुए थे, जिनमें विद्रोह 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे, दक्षिण भारत में, और बाकी विद्रोह उत्तर भारत में हुए थे। 27 विद्रोह जो हुए थे वो दक्षिण भारत में हुए थे, 27। इसके जब 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे, अब इसने आगे क्या होता है कि आगे इसके जो कार्य हैं, जो कार्य करता है उनमें है कि इसने गैर तुर्कों व भारतीय मुस्लिम को सरकारी पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ किया। मतलब इससे पहले जितने भी सरकारी पद होते थे शासन दिल्ली सल्तनत काल के, उन सभी पदों पर सिर्फ तुर्की ही उच्च पद पर बैठते थे। तो इसने क्या किया, जो गैर तुर्क हैं, मतलब किसी अन्य देश के नागरिक हैं, पहले जिनके पूर्वज थे और भारत में रह रहे, वो भारत के नागरिक हो गए, तो उन्हें भी उच्च पद पर सरकारी पदों पर बैठाया। दूसरी बात, इसने भारत के जो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, अपना लिया था, उनको भी इसने सरकारी पदों पर बैठाया, सरकारी पदों पर बैठाया। आगे क्या करता है, इसने उस्र व जकात को छोड़कर सभी करों को समाप्त कर दिया। उस्र और जकात जो धार्मिक कर था, तो इन उस्र व जकात जो कर था, इन करों को छोड़कर इसने सभी करों को समाप्त कर दिया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसने लगान का उपज, मतलब लगान जो वसूली थी वो उपज का 1/2 भाग वसूला था। उपज जैसी होती थी उसी हिसाब से उसका 1/2 भाग ये वसूलता था लगान के रूप में, ठीक है। इसने कृषि विभाग अमीर-ए-कोही, जो कृषि विभाग था उसके विकास के लिए, नए उत्तम किस्म के बीज लाने के लिए, हाइब्रिड बीज लाने के लिए, लोगों को, किसानों को ऋण देने के लिए, मतलब लोन देने के लिए कृषि विभाग अमीर-ए-कोही की स्थापना की, ठीक है। यह एक पहला ऐसा शासक था जिसने जिस क्षेत्र, इसके राज्य में अगर किसी क्षेत्र में अकाल पड़ जाता था, तो यह एक पहला ऐसा शासक था जिसने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल आयोग की स्थापना की, जिसके अंतर्गत लोगों को बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जाती थी इस आयोग द्वारा। इस पहला ऐसा शासक था जिसने अकाल आयोग की स्थापना की थी। इसके अन्य प्रसिद्ध क्या कार्य थे, इससे पहले एक बात अब और जान लेते हैं। यह एक पहला ऐसा शासक था जो अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था, और बहराइच के सूफी संत सैयद सलार महमूद गाजी की दरगाह पर ये घूमने गया था। इसके बारे में बताया जाता है कि ये दोनों जगह घूमने, अजमेर भी घूमने गया था और बहराइच भी घूमने गया था, ठीक है। इसके दो कुछ प्रसिद्ध कार्य हैं, वो उनमें निम्नलिखित हैं। जैसे इसने दोआब, जो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र, इसमें कर की वृद्धि कर दी। इसने कहा कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में फसल बहुत अच्छी होती है। इसने सोचा, जब फसल बहुत अच्छी होती है तो सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कर की वृद्धि कर दें। जब कर की वृद्धि कर देता है तो यहाँ पर अकाल सूखा पड़ जाता है, इस वजह से ये कार्य भी इसका फेल हो जाता है। इसके बाद में ये काम करता है राजधानी परिवर्तन। जब राजधानी परिवर्तन करता है तो क्या होता है कि पहली बात तो ये होती है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके जाता है। वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद को दौलताबाद के नाम से हम जानते हैं। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी लेके जाता है 1326-27 में। तो इतिहासकार जियाजुद्दीन बर्नी बोलता है जब ये राजधानी परिवर्तन किया था इसने, तो पूरा दिल्ली शहर एक तरीके का वीरान सा हो गया था। तो जब ये राजधानी लेके जाता है, स्थानांतरित करता है, तो उस समय
मौसम का परिवर्तन होता है, मतलब जो दिल्ली के नागरिक होते हैं उनका जलवायु परिवर्तन अलग होता है, उनका मौसम, और दौलताबाद का मौसम परिवर्तन अलग होता है। तो ये इसके ज़्यादातर कर्मचारी जो होते हैं वो सब बीमार पड़ जाते हैं, तो बताया जाता है ये भी बीमार पड़ जाता है। उधर क्या होता है, मुल्तान में विद्रोह हो जाता है, मुल्तान में, तो विद्रोह को दबाने के लिए इसे वापस आना पड़ता है। फिर ये क्या करता है, मजबूरी बस बीमार पड़ जाता है वहाँ पर दौलताबाद में, और वहाँ पर फिर ये इसके जो मंत्री और जो कर्मचारी होते हैं वो इससे कहते हैं कि दोबारा दिल्ली ही चला जाए। तो ये दिल्ली दोबारा वापस में आता है, पहले दौलताबाद जाता है दिल्ली से दौलताबाद, उसके बाद दौलताबाद से पुनः दिल्ली वापस आता है। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। देखिए इससे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इल्तुतमिश ने भी किया था, लेकिन जब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसलिए किया क्योंकि जब ये शासक था तो उस समय पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, चांदी की कमी हो गई, तो उसने चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। जब तांबे का सिक्के का प्रचलन किया तो बताया जाता है कि प्रत्येक घरों में टकसाल केंद्र खुल गया था। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ये कहते हैं प्रत्येक घरों में टकसाल केंद्र खुल गया था, लोग अपने हाथों से खुद सिक्के बना लेते थे और बाजार में काम करते थे। तो ये काम भी इसका फेल हो गया, असफल रहा। इसके बाद खुरासान एवं कराचिल अभियान बोला जाता है। खुरासान एवं कराचिल अभियान जो था, इसने क्या किया, खुरासान मध्य एशिया में पड़ता है, मध्य एशिया के क्षेत्र में पड़ता है, तो बताया जाता है कि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी। इसने ये सोचा क्यों ना हम वहाँ पर आक्रमण करके उसे अपने क्षेत्र में ले लें। तो सैनिकों की भर्ती करता है, एक बड़ी सेना बनाता है, लगभग 3,70,000 की सेना बनाता है, 3,70,000 की सेना बनाता है, 3,70,000 की सेना बनाता है, और जिसमें मंगोल सैनिक भी होते हैं, राजपूत सैनिक भी होते हैं, मुस्लिम सैनिक भी होते हैं, सभी को भर्ती करता है और उन्हें अग्रिम 1 वर्ष का वेतन दे देता है। मतलब पहले ही 1 साल का वेतन दे देता है। लेकिन युद्ध अभियान जाने से पहले ही क्या होता है, मिस्र और ईरान और खुरासान के मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। रीजन क्या होता है, वहाँ का जो शासक होता है उसे अपदस्थ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और दूसरा कोई व्यक्ति बैठ जाता है, और वहाँ पर ईरान से उसकी संधि हो जाती है। जब संधि हो जाती है तो ये अभियान भी फेल हो जाता है। लेकिन इस मामले में कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अभियान के लिए सेना जाती है तो रास्ते में भारी हिमपात हो जाता है, मतलब बर्फबारी हो जाती है, जिससे कुछ सैनिक रास्ते में ही मर जाते हैं। कुछ सैनिक क्या होता है, जब पेमेंट ले लेते हैं, अग्रिम वेतन ले लेते हैं, वो युद्ध के रास्ते से ही गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसके जो 4 अभियान हैं, पहला दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, ये भी असफल रहता है क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। इसके बाद राजधानी परिवर्तन करता है, पहले दौलताबाद जाता है, उसके बाद पुनः दिल्ली आता है, ठीक है। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो चलाता है, इसमें ये बताया जाता है कि इसके समय में सबसे अधिक चांदी की कमी पड़ गई थी, इसलिए ये तांबे के सिक्कों का प्रचलन करता है, तो ये भी फेल हो जाता है। इसके बाद खुरासान व कराचिल अभियान, ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में, ये एक ऐसा शासक था, सैसुर शासक बताया जाता है, और इसने प्रशासनिक सुधार में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। सैसुर शासक भी था और प्रशासनिक सुधार में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इसने कई उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया था, ठीक है। इसकी जो मृत्यु होती है वो 1351 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर हो जाती है। बुखार से पीड़ित होने गए हैं, तीव्र ज्वर से पीड़ित होने की वजह से इसकी मृत्यु तीव्र ज्वर से पीड़ित होने से 1351 में थट्टा नामक स्थान पर हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती तो क्या होता है, इसका चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक।
अगला व्यक्ति होता है, मतलब चचेरा भाई होता है, जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। वो अपने आप को, मतलब वो अगला शासक बनता है, फिरोज शाह तुगलक अगला शासक बनता है। तो हम इसके अगले वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।